हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपने सामान्य अध्ययन की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारा सामान्य विज्ञान चल रहा था। और आज हमारी सामान्य विज्ञान की सेकंड क्लास है जिसमें हम हमारा भौतिक विज्ञान कवर कर रहे थे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है। तो जो आपकी विजिबल लाइट होती है, मतलब आपकी जो दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट, उसका आपके दैर्ध्यमान प्रसार यानी आपके लोंगी उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना होगा। विजिबल लाइट का लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना होगा। जो आपका दृश्य का प्रकाश दैर्ध्यमान प्रसार होता है वो आपका कितना होता है, 200 से 900 एनएम के बीच, 250 से 850 एनएम के बीच, 300 से 800 एनएम के बीच और आपके 390 से 780 एनएम के बीच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है आपके विजिबल लाइट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। जबकि विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। यह सामान्य मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से आपके 750 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विजिबल लाइट का आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है। लाल एवं हरा, नारंगी एवं पीला, हरा एवं नीला और आपके पीला और हरा। तो आंख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है, आपके पीले और हरे रंग के लिए। पीले और हरे रंग के प्रकाश के लिए आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता एक एक बटे 10 सेकंड होती है और आपकी दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही नहीं है, आपका जो कथन सही नहीं है, वो है आपका ऑप्शन बी। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। मनुष्य की आंख आपके लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मनुष्य का कान जो है आपके हजार से लेकर हजार से लेकर आपके 5000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों हेतु सबसे सुग्राही, मतलब आपका मोस्ट सेंसिटिव होता है। मोस्ट सेंसिटिव। तो आपका जो मनुष्य का कान है वो आपके कब सेंसिटिव होता है, ये आपकी मोस्ट सेंसिटिव होता है 1000 से 5000 हर्ट्ज तक। मनुष्य की आंख जो होती है वो पीले हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। कौन से रंग के लिए, वो लाल रंग के लिए सबसे अधिक सेंसिटिव नहीं होती। मोस्ट सेंसिटिव होती है वो आपकी पीले हरे रंग के लिए। पीले हरे रंग के लिए मतलब आपका येलोइश ग्रीन कलर जो होता है, येलोइश ग्रीन कलर, येलोइश ग्रीन के लिए मनुष्य की आंख सबसे अधिक सुग्राही होती है। और आपके सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। तो ये आपका सही है। हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड के 1/10वें भाग तक बना रहता है। और अगर आपका 1/10 सेकंड के समाप्त होने पर कोई दूसरी ध्वनि सुनाई देती है, उसके समाप्त होने से पूर्व, जब आपके 1/10 सेकंड खत्म होने से पहले ही दूसरी ध्वनि सुनाई देती है, तो दोनों ध्वनियों की छाप आपस में मिल जाती है और हमारा जो माइंड है, हमारा ब्रेन जो है, वो दोनों में फर्क नहीं कर पाता। दृष्टि की दृढ़ता आपकी प्रेजिस्टेंस ऑफ विजन से तात्पर्य है कि जब कोई चित्र रेटिना पर बनता है
दृष्टि की दृढ़ता से क्या तात्पर्य है? जब कोई चित्र रेटिना पर बनता है तो वो आपके 1/16 तक मतलब 1 सेकंड का 1/16वां भाग जो है तब तक मानव के मनुष्य के आपके मस्तिष्क पर अंकित रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यही आपका सही नहीं था कि मनुष्य की आंख जो है वो आपके लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। मनुष्य की आंख जो होती है वो आपके लिए जो आपकी सबसे अधिक सुगराही होती है पीले और हरे रंग के लिए, मतलब आपका येलोइश ग्रीन कलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग आपका किसमें अधिकतम होता है? आपके हीरे में, पानी में, निर्वात में और हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का आपके अधिक वेग होता है निर्वात में। किसमें होता है? आपके निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। और कितना होता है निर्वात में प्रकाश का वेग? ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर। ये मीटर पर सेकंड, ये आपका होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। और हीरे में कितना होता है? हीरे में होता है आपका 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपका हीरे में हो गया। बात करूं पानी में, तो पानी में होता है आपका 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपका पानी में हो गया। और हाइड्रोजन में कितना होता है? हाइड्रोजन में आपके प्रकाश का वेग होता है आपके 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपके मैंने आपको बता दिया है कि प्रकाश का वेग हीरे में कितना होता है, पानी में कितना है और आपके हाइड्रोजन में कितना है और निर्वात में। तो सबसे अधिकतम जो वेग होता है प्रकाश का वो आपके निर्वात में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? जब आपका प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो आपका इनमें से कौन सा है जो आपका अपरिवर्तित रहता है, जिसमें आपके कोई चेंज नहीं होता? तीव्रता में, वेग में, तरंग दैर्ध्य में या आवृत्ति में? तो आपके किस में चेंज आएगा? तीव्रता में या आपकी वेलोसिटी में? तीव्रता मतलब आपकी इंटेंसिटी, किसमें? आपके इंटेंसिटी में। या आपकी वेलोसिटी में या आपकी वेवलेंथ में, वेवलेंथ में या आपकी फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी। तो किसमें आपके कोई भी चेंज नहीं आएगा। कौन आपका अपरिवर्तित रहता है? जब प्रकाश आपकी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो आपके किसमें चेंज नहीं होता? इंटेंसिटी में, वेलोसिटी में, वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में। तो ये आपकी आवृत्ति यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके अपरिवर्तित रहती है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके सेम रहती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन उसका जो वेवलेंथ है और उसकी वेलोसिटी ये आपकी चेंज हो जाती है। क्या क्या चेंज होते हैं आपके? वेलोसिटी किस किस के अंदर चेंज आता है? चेंज जो आता है वो आता है आपकी वेलोसिटी में और आपकी वेवलेंथ में। वेलोसिटी और वेवलेंथ तो चेंज हो जाती है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जब प्रकाश एक माध्यम से, एक मीडियम से आपके दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, वह अपरिवर्तित रहती है। चेंज किस किस में होता है? आपके वेलोसिटी और आपकी वेवलेंथ यानी आपका वेग और तरंग दैर्ध्य आपके चेंज होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है। तो स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का क्या कारण है?
परावर्तन, प्रकाश प्रकीर्ण, अपवर्त और आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या आपका रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तन यानी आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण ही स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई वो आपकी कम लगती है और वो वास्तविक गहराई से कम गहरा लगता है। अपवर्तन जो होता है आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एक आपकी रिफ्रैक्शन एक प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से होते हुए जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। जब आपकी प्रकाश किरणें जो है, प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आपके ट्रेवल करती हैं तो वो आपके विचलित होने लगती हैं, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं। अपवर्तन के कारण ही एक स्विमिंग पूल वास्तव में जितना गहरा है उससे कम गहरा प्रतीत हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपवर्त यानी कि आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण ही स्विमिंग पूल के आपकी वास्तविक गहराई से वो कम गहरा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तंतु जो आपके ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। आपके ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं? पूर्ण अभ्यांतर मतलब आपका आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और आपके प्रकीर्ण या आपका व्यतिकरण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी आपका रिफ्रैक्शन या आपके प्रकीर्ण स्कैटरिंग पर या आपके व्यतिकरण पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण अभ्यांतर आंतरिक परिवर्तन यानी कि आपके टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर आपका ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। प्रकाश तंतु आपके कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें आपके प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस सिद्धांत पर आपका कार्य करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है और आपके भारत में प्रकाश तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। इन कथनों में से आपका कौन सा कथन सही है? तो आपको कोट के माध्यम से आंसर देना है कि कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपका पहला कथन, तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, मतलब आपके ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये भी आपका सही है कथन। नेक्स्ट है आपका, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। तो ये आपका इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आपके तीनों कथन सही हैं, आपका फोर्थ कथन सही नहीं है। प्रकाश तंतु या आपके ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो सिलिका से बनी पतली बेलनकार मतलब आपके सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल पाइप्स होते हैं। आपके तंतु जो होते हैं प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स आपके सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? आपके सिलेंड्रिकल होते हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यानी कि आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। इनमें आपके ऊर्जा का उपभोग अत्यधिक कम होता है और आपके जो वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। और वर्ष सन 2000 में स्टारलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया आपके प्रकाश तंतु का निर्माण?
सन 2000 में स्टारलाइट स्टारलाइट कंपनी द्वारा स्टारलाइट कंपनी द्वारा स्टारलाइट कंपनी द्वारा भारत में प्रकाश तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया तो आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आपके तीनों कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो आपका भारत में निर्माण किया गया था उस प्रकाश तंतुओं का, वो सन 2000 में आपके वर्ष सन 2000 में स्टारलाइट कंपनी जो है उसके द्वारा किया गया था, ना कि आपके रिलायंस उद्योग समूह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, मृग मरीचिका मृग तृष्णा का कारण है। मृग तृष्णा का क्या कारण है? प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तनी, प्रकाश प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश का व्यतिकरण और आपके प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। जगमगाहट के साथ चमकता है क्यों? आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, इसके आणविक संरचना के कारण। एक कटा हुआ हीरा जो होता है वो आपके जगमगाहट के साथ चमकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका हीरा जो है वो आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही जगमगाहट के साथ चमकता है एक कटा हुआ हीरा। हीरे के चमकने का कारण, प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यानी कि टोटल रिफ्लेक्शन कारण है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए या तराशे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। इस प्रकार किरणों का कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरा जगमगाहट के साथ चमकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही एक कटा हुआ हीरा आपके जगमगाहट के साथ चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी, हेलोग्राफी, रेडियोग्राफी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके त्रिविमीय जो चित्र लेने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है वो है आपके होलोग्राफी। होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है, यानी कि आपकी 3 डायमेंशनल इमेज बनाई जाती है। किसके द्वारा? आपके होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर की किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का 3 डायमेंशनल चित्र, जो आपका 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाई जाती है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी आपके किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। जो होलोग्राफी है वो आपकी किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है, चाहे वो ध्वनि की तरंग हो, चाहे वो आपकी प्रकाश की तरंग हो, किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किनके द्वारा आपके प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? कुछ आपके वृक्षों द्वारा, कवकों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या आपके फफूंद द्वारा। तो सूर्य के प्रकाश का जो अदृश्य भाग है उससे आपके प्रकाश संश्लेषण जो किया जाता है वो आपके बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में सतह से लगभग आपके 400 से 8000 फीट
400 से आपके 8000 फीट की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं। 400 से 8000 फीट की गहराई में पाए जाने वाले आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है आपके अवरक्त विकिरण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। किसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं? ये आपके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और किसके द्वारा करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण? ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं आपके अवरक्त विकिरण द्वारा, अवरक्त विकिरण द्वारा। तो आपके समुद्र में आपकी सतह से 400 से 8000 फीट की गहराई में आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आपके प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण आपके अवरक्त विकिरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर आपके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैक्टीरिया द्वारा। और कैसे बैक्टीरिया होते हैं आपके? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। वायुमंडल में आपके प्रकाश का जो प्रसार होता है उसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या आपका जलवाष्प? तो आपके वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूल कण। धूल कण जो होते हैं आपके वो प्रकाश के प्रसार का कारण है। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों के द्वारा इसका प्रकीर्ण यानी कि आपका प्रसार हो जाता है। तो धूल कण ही आपके वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या वेग से? आपके एम्पलीट्यूड से या आपकी वेवलेंथ से या आपकी इंटेंसिटी से या आपकी वेलोसिटी से? तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो उसके वेवलेंथ से होता है। किससे होता है? वेवलेंथ से। वेवलेंथ से इसका प्रकाश निर्धारित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो आपके अलग अलग रंग हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। वेवलेंथ रेड कलर की सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। तो आपके और आपका सबसे अधिक बैंगनी रंग के प्रकाश का दैर्ध्य सबसे कम होता है। कौन सा आपका रंग है जिसका दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग। बैंगनी यानी आपके वॉयलेट, वॉयलेट कलर जो है उसका, ये आपके लाल रंग हो गया। लाल रंग की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, सबसे अधिक होती है। और जो आपका बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग की वेवलेंथ आपकी कम होती है, सबसे कम होती है आपकी किसकी वेवलेंथ? बैंगनी रंग की, ये सबसे कम होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वेवलेंथ जो है आपकी वो आपके प्रकाश का रंग निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित आपके सबसे कम रिफ्लेक्टेड कौन सा कलर होता है? आपके हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग या आपके नारंगी रंग? तो सफेद प्रिज्म द्वारा आपके सबसे कम विचलित होता है आपका लाल रंग। निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। देखिए आपके निर्वात और वायु में तो विभिन्न रंगों का प्रकाश का वेग एक समान होता है, सबकी वेलोसिटी सेम होती है आपके निर्वात में यानी कि आपके वैक्यूम और आपकी एयर में।
तो इनकी क्या होती है, इनकी वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन जब ये किसी पदार्थ में आते हैं, किसी अन्य पदार्थ में इनकी वेलोसिटी डिफरेंस हो जाती है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच या शीशे में आपके बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो जो आपका सफेद प्रकाश है यानी कि आपका प्रिज्म जो है, इसके अंदर कांच या शीशे में कांच या शीशे में कांच या शीशे में कांच या शीशे में आपकी सबसे अधिक वेग किसका होता है? सबसे आपका जो बैंगनी रंग है उसका वेग सबसे कम होता है, यानी कि आपका वॉयलेट कलर जो है, वॉयलेट कलर का सबसे कम होता है, सबसे कम वेग होता है वॉयलेट कलर का। और बात करें आपके सबसे अधिक किसका होता है, तो जो लाल रंग होता है आपका, लाल रंग उसका सबसे अधिक होता है, उसका वेग सबसे अधिक होता है। कांच या शीशे में सबसे कम वेग आपके किसका होता है, बैंगनी रंग का, और आपके सबसे अधिक प्रकाश का वेग आपके लाल रंग का होता है। इस कारण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में लाल रंग सबसे कम जबकि बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। लाल रंग आपके सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित होता है, और बैंगनी रंग आपका सबसे अधिक विचलित होगा, सबसे अधिक विचलित होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैफिक सिग्नल में आपके लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्ध्य जो आपकी लंबाई है वो सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, उक्त कारण में से कोई नहीं। तो जो आपके ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें रेड कलर का ही यूज क्यों होता है? क्योंकि जो रेड कलर है इसकी तरंगों की दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी कि रेड कलर की वेव लेंथ आपकी सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो करेक्ट आंसर आपका जो लाल रंग क्या है, सबसे कम प्रकीर्णित होता है और ये दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खतरे का सिग्नल जो है, खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है क्योंकि कारण क्या है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। ऑप्शन ए आपका ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका कथन भी सही है, खतरे का सिग्नल जो है वो लाल रंग को बनाया गया है। खतरे का सिग्नल कौन से रंग को बनाया गया है, लाल रंग को बनाया गया है। कारण है आपका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, कारण भी सही है आपका, लाल रंग का प्रकीर्णन आपके सबसे कम होता है और ये सही व्याख्या करता है आपके कथन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, हरी घास जो होती है हमें उसका रंग हरा क्यों दिखाई देता है? यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित परावर्तित करती है, परावर्तित करती है, या आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट करती है। हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीले और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग के प्रकाश को आपके परावर्तित यानी आपके रिफ्लेक्ट करते हैं।
इसी कारण हमें पत्तियों का रंग जो है हरा दिखाई देता है। पत्तियों के अंदर जो आपके प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या करते हैं, वो आपके लाल, बैंगनी, नीले रंग को आपके अब्सॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और जो आपका ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर को आपके रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्रीन कलर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें जो दिखता है वो हमें हरा रंग दिखता है पत्तियों का, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमोन प्रभाव पर, या आपके रमन प्रभाव पर। तो आपकी प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन, रेड शिफ्ट, यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है। इंद्रधनुष के बीच में आपके कौन सा रंग दिखाई देता है, नीला, हरा, लाल, पीला। तो इंद्रधनुष के बीच में आपके दिखाई देता है हरा रंग। इंद्रधनुष में दृश्यों का क्रम इस प्रकार होता है, ऊपर आपका रेड कलर है, रेड यानी कि आपका लाल कलर, लाल कलर के बाद आपका लाल कलर के बाद आपका नारंगी होता है, नारंगी यानी कि आपका ऑरेंज। रेड के बाद कौन सा कलर है आपका, ऑरेंज, ऑरेंज यानी आपका नारंगी। ऑरेंज कलर के बाद आपका पीला कलर आता है, पीला यानी कि आपका येलो, येलो कलर, पीला कलर आता है। पीले कलर के बाद कौन सा कलर आता है आपका, ग्रीन कलर आता है, ग्रीन कलर यानी आपका हरा कलर। हरे के बाद आएगा आपका नीला यानी कि आपका ब्लू कलर, नीला। ठीक है, नीला हो गया। नीले के बाद है आपका जामुनी यानी कि आपका इंडिगो, इंडिगो यानी कि आपका जामुनी। इंडिगो के बाद है आपका वॉयलेट, वॉयलेट यानी आपका बैंगनी कलर। ओके, बैंगनी तो ये आपके स्पष्ट है कि मध्य में आपका हरा रंग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो आपके कौन कौन से कलर होते हैं इंद्रधनुष में, क्रम वाइज मतलब आपके क्रम से आपको पता चल गए। पहले आपका रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर आपका इंडिगो, फिर आपका वॉयलेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य में आपके हरा कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। जब दो समांतर समतल दर्पण जो होते हैं उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो आपके प्रतिबिंब, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2, 1, 6 या आपके अनंत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनंत। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम आपका चलता रहता है। एक प्रतिबिंब आपका रिफ्लेक्ट होकर दूसरा प्रतिबिंब बनाएगा, दूसरा प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट होकर तीसरा, तीसरा रिफ्लेक्ट होकर चौथा। तो ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है और इसी वजह से आपके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगर कोई आपकी एच ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए।
यदि आपके कोई h ऊंचाई वाला व्यक्ति है और वो चाहता है कि मैं अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखूं समतल दर्पण में, तो जो समतल दर्पण की ऊंचाई है, समतल दर्पण की ऊंचाई आपकी h/2 होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी कि ये आपके व्यक्ति की हाइट है और व्यक्ति की हाइट की व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपकी, व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 0.75 मीटर। कितनी होनी चाहिए आपके दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, 0.75 मीटर। अगर कोई 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण की लंबाई जो है व्यक्ति की लंबाई की आधी होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.75 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है वो आपका किस प्रकार से आपके ठीक किया जाता है, उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, या आपके समतल कांच प्रयुक्त करके। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि आपके अवतल लेंस प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आपका निकट वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। निकट दृष्टि क्या होती है आपकी, इसमें निकट दृष्टि में आपकी निकट वस्तु तो साफ दिखती है, निकट वस्तु स्पष्ट होती है, स्पष्ट होती है यानी कि स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जो आपकी दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु दूर की वस्तु एक निश्चित दूरी से आगे, निश्चित दूरी से आगे आपके उसे दिखाई नहीं देती। निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती। तो आपकी जो निकट दृष्टि दोष है, इसके अंदर आपकी निकट की वस्तु तो स्पष्ट होती है, लेकिन एक सर्टेन एक आपकी निश्चित दूरी जो है उससे आगे की वस्तु जो है वो आपके स्पष्ट नहीं होती। इसी को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंखों में संकेंद्रण होता है। आंखों में आपके संकेंद्रण किसके द्वारा होता है, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आंख में संकेंद्रण जो होता है आपकी लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। खोज बत्ती में आपकी जो आपकी सर्च लाइट है, सर्चिंग लाइट जो होती है, सर्च लाइट में आपके कौन सा दर्पण, आपके कौन सा मिरर यूज होता है, आपके नतोदर दर्पण, उत्तोत्तर दर्पण, सादा दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके प्रयुक्त होता है नतोदर दर्पण। कारों की हेडलाइट या आपकी खोज बत्ती जो होती है, सर्च लाइट आदि में परावर्तक के साथ में आपके परावर्तक के रूप में अवतल या नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के द्वारा खोज बत्ती से समांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नतोदर या आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे आपके पृष्ठ दृष्टि दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण,
बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण या आपके समतल दर्पण। तो कार के पीछे वाले पीछे के दृश्यावलोकन के लिए आपके जो उत्तल दर्पण है उनका प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण जो होते हैं आपके द्वारा प्रतिबिंबी आभासी सीधी एवं छोटी वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र आपके फील्ड व्यू अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बस के में चालकों के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तल दर्पण जो होता है उसका फील्ड व्यू बहुत अधिक होता है। फील्ड व्यू जो है उसका बहुत अधिक होता है। उसमें आपके छोटे से क्षेत्र में वो काफी चीजें दिखाई दी जाती हैं। ठीक है, वो छोटे से क्षेत्र में आपकी काफी सारी चीजें देखी जा सकती हैं। इसलिए जो ड्राइवर होते हैं, वाहन चालक होते हैं, उनकी बगल में ये लगा हुआ होता है उत्तल दर्पण, पीछे का दृश्यावलोकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूप के चश्मे की पावर होती है। धूप के चश्मे जो होते हैं उनकी पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर। तो 0 डायोप्टर होती है, धूप के चश्मे की पावर आपके 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, दृष्टि पटल जो रेटिना है पर जो चित्र बनता है, रेटिना पर जो चित्र बनता है, कैसा चित्र बनता है? वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है पर सीधा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है, वह सीधा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। रेटिना पर जो आपके चित्र बनता है वो वस्तु के प्रतिबिंब का उल्टा छोटा वह वास्तविक बनता है। वह वस्तु से छोटा होता है, उल्टा बनता है और आपके वास्तविक होता है। कैसा होता है? आपके वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि जो भाप होती है उससे आपका हाथ जल्दी मतलब अधिक जल जाता है या कंपैरिजन में आपके बॉइल्ड वाटर से। तो आपके उबलते हुए पानी से आपके बॉइल्ड वाटर की कंपैरिजन में जो भाप होती है, जो आपकी स्टीम होती है, उससे अधिक हाथ जल जाता है, क्योंकि माप में जो आपकी भाप होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में आपके लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट। भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता है या आपकी भाप हल्की होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भाप है उसके अंदर आपकी लेटेंट हीट होती है। 100 डिग्री सेल्सियस की भाप द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। देखिए, आपके 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला हुआ पानी है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला हुआ पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस की भाप है। तो इन दोनों में से आपके जो गंभीर जलन होगी वो आपकी भाप से होगी। भाप से गंभीर जलन होती है क्योंकि वाष्प में उसकी ऊष्मा विद्यमान रहती है। जो भाप है इसमें लेटेंट हीट होती है, ठीक है, लेटेंट हीट होती है। उसी के कारण आपकी लेटेंट हीट रहती है। 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में आपके 540 कैलोरी अधिक होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपकी भाप में गुप्त ऊष्मा होती है और इसी के कारण हाथ अधिक जलता है भाप से, न आपके उबलते हुए पानी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ठंडे देशों में आपके पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है।
अल्कोहल का द्रव्यांक निरंतर होता है। अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है। अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका अल्कोहल जो है उसका द्रव्यांक निरंतर होता है। अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट आपके निरंतर होता है। अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपके बहुत लोएस्ट होता है। इसीलिए ठंडे देशों में पारे आपका मर्क्यूरी के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी मतलब टेम्परेचर मापने के लिए आपके मर्क्यूरी के स्थान पर वरीयता दी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अल्कोहल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आपका बहुत ही लो होता है, ठीक है, निरंतर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, मेथेनॉल या आपके प्रोपिल अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। जो आपके एथिलीन ग्लाइकोल है उसे स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल को जल के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक आपके 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे ठंड में देशों में स्वचालित इंजनों में पानी जमता नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बर्फ पिघलती है, बर्फ जब पिघलती है तो आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जब आपकी बर्फ बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन घटता है, आयतन घटता है। बर्फ आपकी जब पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमोनी, बिस्मिथ और आपका पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में पलवन करते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मोस्टेट संबंधित है। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? आपके आर्द्रता से और आपके तापक्रम से। किससे? आपके तापक्रम से, तापक्रम से, हवा से या आपके बादल से। तो ये आपके संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट यथेष्ट तापमान हेतु तापमान को नियंत्रित या स्थिर करने का कार्य करता है। इससे आपकी ऊर्जा की बचत होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्मोस्टेट का संबंध है आपके तापक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है। फ्रिज में आपके जो खाने पीने की चीजें हैं उनको रखने के लिए आपका सुरक्षित तापमान क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या आपके 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये करेक्ट है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। 40 से आपके 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक रहता है। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री के रखने के स्थान का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहना ही उत्तम माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय जो है वो ठंडा हो जाता है। कोई पीने की चीज जो होती है उसमें हम बर्फ डालते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। आपका कारण दे रखा है, बर्फ को पिघलने के लिए जो आपकी पेय है, पीने के लिए जो भी चीज है उससे आपके गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट लेनी पड़ती है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है आपका। ए तथा आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है। ए आपका ए तथा आर दोनों सही है। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आपका कथन भी सही है, यानी कि जो आपका पेय पदार्थ है वो पेय को ठंडा बना देता है। कोई पीने की चीज होती है उसमें बर्फ डालें तो वो ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? जो बर्फ है वो पिघलने के लिए गुप्त ऊष्मा ले लेता है, लेटेंट हीट ले लेता है पेय पदार्थ की। जो पेय पदार्थ की गर्मी है, गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट, वो बर्फ ले लेता है पिघलने के लिए, जिससे आपका पेय पदार्थ ठंडा हो जाता है। तो कारण भी आपका सही है और ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है आपकी कथन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। एयर कंडीशनर और आपके एयर कूलर दोनों ही तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशन ऑप्शन बी है आपका, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ही आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु आपका एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आपका एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ही जो होते हैं वो आपकी ह्यूमिडिटी यानी आपकी आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर वातानुकूलन और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति नियंत्रित करते हैं, परंतु जहां एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता। ठीक है, एयर कंडीशनर तो आपका ऑप्शन बी सही नहीं है। आपका एयर कंडीशनर तो आर्द्रता को नियंत्रित करता है, लेकिन एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें आपके गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? 100% आर्द्रता है और आपकी 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, 100% आर्द्रता आपके 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, 20% आर्द्रता आपके 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, 20% आर्द्रता और आपके 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि आपके 20% आर्द्रता और आपकी 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। आपका कम तापमान होना, आपके कम आर्द्रता, कम आर्द्रता और आपका अधिक तापमान, इस कंडीशन में आपके गीले कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु यानी कि आपके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होंगे? घट जाएंगे, सॉरी बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, घटेंगे और बढ़ेंगे, या बढ़ेंगे और घटेंगे? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, घट बढ़ेंगे और आपके घटेंगे। जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका जो क्वथनांक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। और जो आपका आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट आपका हिमांक बिंदु घट जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन, संवहन एवं विकिरण, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आपके ए और बी दोनों। थर्मस फ्लास्क जो में आपके दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन एवं विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सतह से स्वेदन यानी आपका पसीना बहने से आपके जल की हानि निर्भर करती है। केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, ए और बी दोनों पर, और ए बी दोनों में से किसी में भी नहीं, किसी पर भी नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों पर, वातावरण के ताप पर भी और वातावरण की नमी पर भी, दोनों पर ही आपके डिपेंड करता है। शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहने से आपकी जल की हानि वातावरण के ताप तथा वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुमेय होता है जब मौसम, आपके ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुमेय कब होता है? जब मौसम आपके अपक होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है या आपके उमस वाला होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जब वो मौसम आपके उमस वाला होता है। ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस भरा होता है तो आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। वेट हीट का आपके जो अनुमेय होता है वो जब होता है जब आपका मौसम उमस वाला होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस भरा होता है तब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। वायुमंडल जो है वो हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर डालता है, काफी दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां काफी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं। हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत मोटा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। वायुमंडल तो हमारे ऊपर दबाव अधिक, बहुत अधिक दबाव डालता है और हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, हमारा ब्लड वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए हमें इस दबाव का अनुभव नहीं होता। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्तचाप, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, इस बाह्य दबाव को संतुलित कर देता है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है इस दबाव को संतुलित कर देता है, परंतु हम जल के अंदर बाह्य दाब का अनुभव करते हैं क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक हो जाता है। लेकिन जब हम पानी में जाते हैं, जल में चले जाते हैं, तब हमें बाह्य दाब का अनुभव होता है क्योंकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है उससे अधिक हो जाता है बाह्य दबाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वत पर भारी हवाओं के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना आपका वायुमंडलीय दबाव कम होता चला जाएगा और वहां पर आपका जो उबलने का पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपके नीचे आ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः जल का क्वथनांक यानी कि आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाता है। वो जितनी ऊंचाई पर जाओगे आपका वायुमंडलीय दबाव कम होगा और पानी का यानी कि आपके जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है और जल आपके कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण पर ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है और यही कारण है जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो खाना आपके देर से पकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक को कारण और दूसरे को सॉरी, आपके एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। कारण है आपका, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है आपके ऑप्शन ए है, ए सत्य है किंतु ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आपका जो कथन है वो तो सही है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाएगा।
पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपके घटेगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी पानी का बॉइलिंग पॉइंट घटता है। और आपका कारण जो है ये आपका करेक्ट नहीं है। ऊंचाई के साथ साथ आपका वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं, आपके कम होता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो आपके जितना ऊपर जाओगे उतना कम होता जाएगा, आपके बढ़ेगा नहीं, इसलिए आपका कारण गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका ए सही है और कारण आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? रेत का रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि या आपके प्रेरी भूमि यानी आपकी समशीतोष्ण। तो जो आपकी तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ताजा बर्फ से ढकी भूमि आपके 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है। जो ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि होती है वो आपके 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है। उसके बाद आपके रेत का रेगिस्तान है सेकंड नंबर पर आपके रेत। उसके बाद आपका रेत का रेगिस्तान आता है, ये आपके कितना प्रतिशत, ये 30 से 40% परावर्तित करता है रोशनी को सूर्य की। और जो प्रेरी समशीतोष्ण है ये आपके 20 से 25% करते हैं, ये आपके तीसरे नंबर पर आता है। और फोर्थ नंबर पर है आपका धान के खेती, आपके 10 से 20% तक आपके सूर्य की रोशनी को परावर्तित करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतोष्ण प्रकोष्ठ, आपके शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है। वातावरण में CO2 वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, बढ़ती सांद्रता और आपके श्वसन दर का ह्रास। जो आपकी श्वसन दर है ये आपका गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सही कर लीजिए। आपकी श्वसन दर, श्वसन दर का ह्रास, श्वसन दर का ह्रास या आपके आर्द्रता का बढ़ना, या आपका आर्द्रता का बढ़ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वसन दर का ह्रास। शीत, आपके शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि आपके श्वसन दर का ह्रास, इसलिए यह सर्वाधिक है कि फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी फलों के पकने एवं उनके क्षय होने की दर भी उतनी ही अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम तापमान पर कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्धारित करेगा। आपके किस पर निर्भर रहता है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च ताप? तो प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च ताप आपके निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। तो ये आपके निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गए वजन पर। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करेगा, खाना बनाने की व्यवस्था होती है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल आपके 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप पर गर्म किया जा सकता है क्योंकि अधिक दाब पर जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक होगा। जब आपका दाब अधिक होगा तो जो आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी आपका अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि
पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, पानी गर्म करने पर आपके फैलता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ के रूप में परावर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बोतल टूट इसलिए जाती है क्योंकि पानी जमने पर आपके फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, कारण है आपका ऊनी रेशे जो आपके वूलन फाइबर्स होते हैं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक यानी बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर करें आपका सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि आपका कथन सही है, कथन तो आपका सही है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, लेकिन जो आपका कारण है वो आपका सही नहीं है। यद्यपि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने तो होते हैं, किंतु ऊष्मा का कुचालक इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। ये ऊष्मा के कुचालक नहीं होते, इनके मध्य जो आपकी हवा होती है, इन रेशों के बीच जो आपकी हवा होती है वो उसके कारण ये आपके ऊष्मा का कुचालन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।